नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी कैबिनेट के विस्तार में 28 आपको बताएं राज्य मंत्री और 15 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। टोटल 43 मंत्री नए बनाए गए हैं, लेकिन जिसमें आपको बताएं कुछ मंत्रालय में बदलाव किया गया है। अमित शाह को एक नया मंत्रालय सृजन करके दिया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। अब सहकारिता मंत्रालय आपको बताएं, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, उसी समय इसके लिए एक बजट रखा था और ये उसी समय सदन को बताया था कि हम एक नया मंत्रालय बनाने जा रहे हैं। आखिरकार ये सहकारिता मंत्रालय क्यों नया बनाया गया और इसको अमित शाह जैसे बड़े लीडर को क्यों दिया गया, इसको अगर आप समझेंगे तो ये पाएंगे कि मोदी जी का जो विजन है, एक मोदी जी का विजन है कि गरीब तबके को आगे बढ़ाया जाए, ईज ऑफ डूइंग को आगे बढ़ाया जाए और ग्रामीण अंचल से लोग व्यापार में आए, यानी अपने प्रोडक्ट को बाजार में बेचना, अपने आप एक समिति बनाकर, अपनी एक कमेटी बनाकर व्यापार करना और शहरों तक जाकर उसको अपने माल को बेचना। सबसे ताजा उदाहरण, बढ़िया उदाहरण जो है वो है अमूल का, जो आज किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। गुजरात से समितियों के बल पर खड़ा हुआ एक संगठन जिसमें आज लगभग आपको बताएं 26 लाख के करीब किसान जुड़े हुए हैं। और ये जो 26 लाख किसान जुड़े हैं ये लोन भी लेते हैं सोसाइटियों से, सोसाइटियों में पैसा भी जमा कर कर उससे लाभ भी प्राप्त करते हैं। अपने आप ही किसान हैं, कमेटी बनी और इसमें आपको बताएं एक समिति एक्ट में, सोसाइटी एक्ट में उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। मिनिमम 10 लोगों को, एक कोई भी जाति कोई भी धर्म के लोग हों, बालिग हैं, वो इसके मेंबर बन जाते हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि गुजरात से शुरू हुई समितियां 10-10 लोगों ने, गांव के लोगों ने जुड़ करके ये समिति शुरू की। इसमें बैंकों से भी पैसा लेन देन हो जाता है, सरकार से भी आप डायरेक्ट पैसा ले सकते हो, जरूरतमंद लोगों को लोन भी दिया जाता है और लोन पे जो ब्याज लेते हैं, ये समिति में जो मेंबर लोग हैं उनको आपस में ये बढ़ जाता है, जिससे कि लोगों को घर बैठे लाभ मिल रहा है बैंक का। अब खुद अपने आप चला रहे हैं, लेकिन आपको बताएं आज की डेट में भारत के अंदर ये जो सोसाइटियां हैं, ये जो सहकारी बैंक हैं, ये इतनी बड़ी संख्या में हो गए हैं कि इनका अच्छा खासा एक भारत के अंदर नेटवर्क है। लेकिन इसमें बड़ी बड़ी समितियां बड़ा बड़ा घोटाला भी करती हैं, जिससे आपको बताएं कई चीनी कंपनियां जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल में ज्यादा काम करता है। जिला सहकारी समितियां हो गई, तो ये नगर समितियां हो गई, ग्राम अंचल पे हो गई। तो इस मंत्रालय को असल में देखने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कई समितियों में घपले घोटाले करके करोड़ों रुपए का हेरफेर किया जा रहा है। जो कोई समितियां ऐसी हैं जो शहर के लोग भी जिसमें जुड़ गए हैं गांव के अलावा, और कुछ चीनी मिलों से जो कमेटियां जुड़ी हुई हैं उसमें करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। लेकिन घपला घोटाला ये है कि समिति में जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, और निष्पक्ष नहीं होकर के आम किसान को वोटिंग में उसमें बुलाया ही नहीं जा रहा। 10-20 लोग आपस में बैठ के उसको इंटरचेंज करते रहते हैं, क्योंकि बड़ा मोटा पैसे का खेल है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं बैंक का किसी समिति का चेयरमैन हूं, मुझे 10 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी, या मैंने 10 करोड़ रुपए वहां से निकालने वाला मैं, चेक पे साइन मेरे होंगे, मैंने 10 लाख रुपए निकाले, कहीं इन्वेस्ट किए और कहीं इन्वेस्ट करके उससे लाभ जो कमाया वो मेरा, और वो 10 करोड़ रुपए जो लिए थे वो बैंक में डाले या नहीं डाले इस पर भी बात है। कई बार तो वो नहीं डाले, और कई बार बैंक का लोन जो दिया है, समितियों ने जो लोन दिया है मेंबरों को, वो ऐसे लोगों को दे दिया जो फ्रॉड निकले या फर्जी लोन दे दिया। और एक तरह से जैसे बैंक की भाषा में कहते हैं एनपीए, इसी तरह समितियों में घोटाला घपला करके उसको घाटे में दिखाया गया। पब्लिक का पैसा था, समितियां बंद हो गई, और पिछले दिनों हमने सुना था कई सारी इस तरह की समिति जो चला रहे थे लोग, पब्लिक का पैसा लेके वो फरार हो गए। और इसी में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का कुछ घोटाला घपला हुआ था। अब सरकार ने ये महसूस किया है कि इन समितियों पे निगरानी रखना जरूरी है और इनको मजबूती देना जरूरी है, कानूनी अधिकार देना जरूरी है। जहां ये समिति एक्ट में, जो हमारी एक्ट की धारा 112 है, उसमें इसको रजिस्टर किया जाता है, लेकिन उनको कानूनी अधिकार बहुत ज्यादा नहीं है। रजिस्ट्रार उनकी सुनवाई करते हैं और रजिस्ट्रार कई बार नोटिस देकर रिकवरी के लिए कहते हैं, लेकिन रिकवरी कई बार जो फ्रॉड लोग हैं, जो लोन ले लेते हैं,
उनसे उतनी मजबूती से नहीं कर पाते हैं ये लोग जैसे बैंक से होती है। कई बार मिली भगत होती है और मिली भगत के कारण घाटा दिखा दिया, आम पब्लिक का पैसा डूब गया। अब मोदी सरकार की योजना है कि गांव-गांव में गुजरात मॉडल पर समितियां बनाई जाएंगी। मान लीजिए एक गांव है, वहां शहद उत्पादन होता है, अभी वो शहद को लेकर बाजार में किसी लेते हैं, बेचते हैं, किसी बड़ी कंपनी को बेचते हैं। मान लिया उदाहरण के लिए किसी बड़ी कंपनी को उन्होंने बेच दिया, डाबर को बेच दिया, पतंजलि को बेच दिया, उससे वो पैसा लेंगे, अकाउंट में आएगा। लेकिन वो जो बाकी लोग हैं जिन्होंने वो शहद बेचा है, उनका हिसाब किताब सब रखना वो कॉपी पे, पेन पे होगा, ब्लैक एंड व्हाइट में, तो उसमें घपला हो सकता है। और समिति में होगा तो समिति में ट्रांजैक्शन आएगा, ऑनलाइन आएगा, कितने पैसे आए, कितने का माल बिका, वो पारदर्शिता रहती है ऑनलाइन में। और इसलिए जिस तरह से अमूल की समितियां गुजरात में सफल हुई और आज गुजरात के किसान इससे जुड़े हुए हैं और लाखों लोग, लगभग 26 लाख लोग अमूल के से जुड़कर, किसान लोग, गरीब लोग, महिलाएं, वो समितियां चला रही हैं, उसका लाभ ले रही हैं। यही लाभ पूरे भारत के किसान और उनके परिवार ले पाएं, ये गवर्नमेंट की योजना थी। लेकिन इसको अमली जामा पहनाना था, जो अब मंत्रालय बनाकर दे दिया गया है। और इसको समझा जा सकता है कि मोदी जी कितने इस बात को लेकर गंभीर हैं। जिस तरह से आपको बताएं, जल शक्ति मंत्रालय एक अलग से बनाया था जल शक्ति को लेकर, क्योंकि जल एक पावर है, शक्ति है, और उसके बारे में, संचय करने के बारे में पिछली सरकारों ने कभी सोचा नहीं। और इसलिए किन्हीं किन्हीं भाग में भारत के सूखा पड़ जाता है, कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है, और पीने के पानी की तो सब जगह किल्लत हो रही है। तो इसके बारे में जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, तो ताकि विचार हो और किस तरह से इस मंत्रालय के तहत इस पानी का उपयोग किया जाए, ये सब चीजें हैं। और उसमें ट्रांसपोर्ट को भी जोड़ा गया, तो अलग से मंत्रालय बनाया। इसी तरह मोदी जी ने एक अलग नया मंत्रालय बनाया था, शहरी विकास। तो शहरी विकास में आवास भी जोड़ दिया, क्योंकि अब आप देखेंगे मोदी सरकार का जो विजन है कि 2022 तक सभी गरीबों को फ्री में मकान देना है, कोई बिना मकान के ना हो। अब उसके लिए शहरों में जो मकान बन रहे हैं उसमें लोगों को मकान अभी भी दिए जा रहे हैं, लगातार लॉटरी सिस्टम करके गरीबों को, असहाय को, दलितों को, पिछड़ों को मकान दिए जा रहे हैं। तो ये तभी दिए जा रहे हैं जब मोदी सरकार ने तय किया, और इसलिए अलग मंत्रालय बनाया। तो ये एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय। मोदी जी ने ये जिम्मेदारी अमित शाह को दी है, और अमित शाह को मंत्रालय को देने के पीछे का जो सोच है मोदी जी का, वो ये है कि आपको बताएं, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, वो 15 साल गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, वहां अमित शाह ने इन सोसाइटियों को ठीक किया। क्योंकि घपले घोटाले सब जगह होते हैं। सोसाइटी का चुनाव ना कराकर कुछ लोग जो है 10-20 लोग, रिश्तेदार, पत्नी, भाई, भतीजा, बेटा, अपने आप खुद मेंबर बने हुए हैं, उसी में चुनाव करके इस बार मैं चेयरमैन, अगली बार पत्नी हो गई, उससे अगली बार बेटे को बना दिया। खाना पूर्ति कर लेते हैं, करोड़ों का पैसा घर का पैसा बन के रह जाता है, और उससे माला माल होते जा रहे हैं। उसका लाभ जो किसानों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और इसलिए अमित शाह ने गुजरात में जब ये निगरानी करी, उसके बाद जो उसके असली मालिक हैं यानी किसान, गरीब किसानों को वो लाभ मिलना शुरू हुआ। और आज लगभग 26 लाख किसान गुजरात के इसके बेस पर समितियों से जुड़कर लाभ ले रहे हैं, यानी उसकी आर्थिक स्थिति की उन्नति होती चली गई। ठीक अब पूरे देश में इसको देखा जाएगा तो शरद पवार को कह रहे हैं कि उनको दिक्कत हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा चीनी मिल उनकी है, उनकी दखलंदाजी है, या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और समितियों में भी उनकी पकड़ है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो करोड़ों रुपए का वेरफेर हो रहा है। लेकिन अब जब अमित शाह इस मंत्रालय को देखेंगे, तो चाहे शरद पवार हो या कोई और घपले घोटाले करने वाले लोग हों जिन्होंने अभी तक सोसाइटियों के बेस पर कोई हिसाब किताब नहीं रखा या घपले घोटाले किए हैं, अब अमित शाह के पास दोनों मंत्रालय हैं। आप समझिए, उनके पास ईडी भी है, उनके पास सीबीआई भी है, और उन्हीं के पास अब सोसाइटी एक्ट में और ये सोसाइटी सहकारिता मंत्रालय आ गया। यानी जब वो जरूरत समझेंगे, किसी के खिलाफ सीबीआई जांच करानी होगी, किसी के साथ ईडी की जांच करानी होगी, ये तीनों मंत्रालय एक ही व्यक्ति के पास होने से फाइल भी ज्यादा दिन इधर उधर नहीं घूमने की जरूरत पड़ेगी। एक ही व्यक्ति अमित शाह तीनों ऑर्डर दे सकते हैं, ईडी, सीबीआई और सहकारिता मंत्रालय खुद है उनके पास। तो जांच होंगी, तेजी से जांच होंगी, तो सारी समितियां अच्छी होंगी। निश्चित रूप से किसानों के लिए, गरीबों के लिए ये बहुत अच्छा मंत्रालय है, और अमित शाह इसको अच्छे से देखेंगे। दूसरा आप देखेंगे, अमित शाह ने उसको ट्वीट भी किया है, और उनके एक नई साथी गृह राज्य मंत्री जो बने हैं, वो
आपको बताएं वो आए हैं आपको पश्चिम बंगाल से, और जिनका नाम है निशित प्रमाणिक। निशित प्रमाणिक बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और टीएमसी की पूरी कार्य प्रणाली से वो परिचित हैं अच्छी तरह। पश्चिम बंगाल के जमीन से जुड़े हुए नेता, वो सारे नक्सली प्रभावित एरिया को उन्होंने देखा है ठीक से, टीएमसी की गुंडागर्दी ठीक से देखी है और उनको गृह राज्य मंत्री रखा है। तो निश्चित रूप से अब पश्चिम बंगाल में जिस तरह की चुनौतियां हैं कि चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद ममता बनर्जी के गुंडों ने, यानी टीएमसी के गुंडों ने जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर मारा, महिलाओं के साथ रेप हुए, जिस तरह से पुलिस की मिलीभगत सामने आई, निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल से निशित को गृह राज्य मंत्री बनाकर मोदी कैबिनेट ने, मोदी सरकार ने एक और संदेश दिया है कि ममता बनर्जी अब आपकी खैर नहीं है, आप ही के बीच का व्यक्ति अब गृह राज्य मंत्री होगा, जो डायरेक्ट पुलिस को भी देखेगा कौन आईपीएस अधिकारी क्या क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी नकेल कसी जाएगी, जो अभी तक बेखौफ होकर टीएमसी के कार्यकर्ता बनकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिंसा करने वालों का साथ दे रहे थे। तो बहुत दिमाग से मंत्रालय दिया गया और अमित शाह के मंत्रालयों का और प्रमाणिक का निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हम देखेंगे फुल एक्शन, जिसका प्रतिरूप हमें फील्ड में दिखाई देगा। वंदे मातरम।